गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं सेकंड यूनिट आपकी कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको जो टॉपिक स्टार्ट करवाया था वो था शंकरन। शंकरन में हमने सबसे पहले इसकी परिभाषा और क्या इसमें महत्वपूर्ण चीजें निकल के आती है शंकरन में, वो चीज हमें समझनी थी। तो वो टॉपिक है हमारा शंकरन। अब प्रीवियस लेक्चर में जैसे आपको बताया था कि जो शंकरन है एक काल्पनिक अवधारणा है जिसका प्रयोग होता है कुछ प्रायोगिक तथ्यों को सिद्ध करने के लिए। इसे पॉली के द्वारा दिया गया। इसका प्रयोग करते हैं कि किसी भी अणु की अगर संरचना, ज्यामिति, बंध कोण, बंध दूरी वगैरह ज्ञात करनी हो तो हम सबसे पहले उस अणु का शंकरन निकालते हैं। शंकरन निकलने के बाद हम बता सकते हैं कि उस अणु की क्या ज्यामिति रहेगी, क्या बंध कोण बनेंगे और क्या वहां पर बंध दूरी वगैरह रहेगी। ठीक है, ये चीजें हम अज्यूम कर लेते हैं और एक बार अगर किसी भी अणु के लिए शंकरन ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो शंकरन होता क्या है, क्या इसकी विधि है, क्या परिभाषा है। तो देखिए, जब दो परम आणविक कक्षक जिनकी ऊर्जा और आकृति लगभग समान होती है वह परस्पर मिश्रित होते हैं तब समान संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। ये नए बने कक्षक जो है वो शंकरित कक्षक कहलाते हैं, शंकर कक्षक कहलाते हैं और विधि शंकरन कहलाती है। ठीक है, शंकरन जो है विधि, इसमें कई प्रकार हो सकते हैं, sp2, sp3 वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। ये चीजें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी। आज की क्लास में हम नियमों के बारे में समझेंगे कि शंकरन के क्या नियम है। ठीक है, तो शंकरन के नियम सबसे पहले हम देखेंगे। प्रीवियस क्लास में आपको ये भी बताया था जो शंकरन है उसमें परम आणविक कक्षक जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है और आकृति समान या भिन्न हो सकती है वह परस्पर मिश्रित होते हैं। ठीक है, ये मैंने इसका नियम बताया था। यहाँ पर जो शंकरित कक्षक है वह उतनी ही संख्या में बनते हैं जितने की परम आणविक कक्षक परस्पर मिश्रित होते हैं। ठीक है, ये भी एक नियम है शंकरन का। इसके अलावा एक नियम ये कहता है शंकरन में कि जो शंकरित कक्षक बन रहे हैं वो समान आकृति के होते हैं पर त्रिभुज आकाश में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, यानी उनकी जो आकृति है त्रिभुज आकाश में अलग अलग हो जाती है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक नियम ये भी है यहाँ पर कि शंकरन में जो है परम आणविक कक्षक भाग लेते हैं, ना कि उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो परम आणविक कक्षक जो कि शंकरन में भाग ले रहे हैं वो रिक्त हो सकते हैं, अर्धपूरित भी हो सकते हैं और पूरी तरह से भरे हुए भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी केस हो सकता है। वो परम आणविक कक्षक इस प्रकार से शंकरन में भाग ले सकता है। ठीक है, शंकरन में जब बंध का निर्माण हो जाता है तो कुछ पालियां बड़ी नजर आती हैं, कुछ पाली छोटी नजर आती है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बड़ी पाली जो है वो इलेक्ट्रॉन का घनत्व प्रदर्शित करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व उस क्षेत्र में जहां पर बड़ी पाली नजर आ रही है, बड़ी पाली में इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होता है, जबकि जो छोटी पाली है उसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 12 पॉइंट है जिसके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। इतने मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, तो एक एक करके हम इनको लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसमें बताया कि शंकरन जो है वह एक काल्पनिक अवधारणा है एक
तथ्यों के सत्यापन में किया जाता है, ठीक है। जैसे कि संकरण हम निकालते हैं, देखिए ये कोई सिद्ध नहीं होता कि ऐसी ही कोई चीज संकरण वहां मौजूद है किसी के अणु के अंदर, बस हमने काल्पनिक रूप से ये फॉर्मूले दे दिए हैं, जैसे पॉली में दिए हैं फॉर्मूले दे दिए हैं जिसके द्वारा हम किसी भी अणु की ज्यामिति ज्ञात कर लेते हैं कि अगर संकरण sp आया तो यहाँ पर रेखीय ज्यामिति बनेगी, sp2 आया तो त्रिकोणीय ज्यामिति होगी, ठीक है। ये चीजें हमने निकाली हुई है। सेकेंड पॉइंट है, दूसरा पॉइंट संकरण में संकरण का नियम। संकरण में समान ऊर्जा के कक्षक भाग लेते हैं, परम आणवीय कक्षक भाग लेते हैं, ठीक है। ये परम आणवीय जो कक्षक हैं जो कि संकरण में भाग ले रहे हैं उनकी ऊर्जा देखिए लगभग समान यहाँ पर होती है, जरूरी नहीं कि एकदम समान ही आए, लगभग समान कक्षक यहाँ पर भाग ले रहे हैं। संकरण में जितने परम आणवीय कक्षक भाग लेते हैं, ठीक है, जितने परम आणवीय कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षकों का यहाँ पर निर्माण होता है। और ये जो नए कक्षक की हम बात कर रहे हैं वो है संकरित कक्षक। संकर या संकरित तो जितने कक्षक भाग लेंगे उतने ही नए संकरित कक्षक बनेंगे। अगर दो कक्षक यहाँ भाग ले रहे हैं, दो कक्षकों के मध्य परस्पर मिश्रित हो रहे हैं तो दो ही नए संकरित कक्षकों का निर्माण होगा, ठीक है। जैसे आपने ये चीज पढ़ी भी होगी, जब एक S तथा एक P कक्षक परस्पर मिश्रित होता है तो दो नए sp कक्षक बनते हैं, ठीक है। sp कक्षक की संख्या भी यहाँ पर 2 हो जाएगी।
मौजूद कितने इलेक्ट्रॉन है उस पर शंकरण निर्भर करता है। ठीक है, तो परमाणविक जो कक्षक है वह हो सकते हैं रिक्त हो, अर्धपूरित हो या फिर पूरे भरे हो। तीनों ही प्रकार के जो परमाणविक कक्षक है वह शंकरण में भाग ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो शंकरित कक्षक बनते हैं उसकी एक पाली बड़ी और दूसरी छोटी होती है। बड़ी पाली इलेक्ट्रॉन के घनत्व को दर्शाती है, जबकि छोटी पाली में इलेक्ट्रॉन या तो नहीं होगा या फिर बहुत कम मौजूद होंगे। ठीक है, ये भी एक नियम है शंकरण का, इसको नोट करें। नेक्स्ट आप देखते हैं पॉइंट्स। ठीक है, अगला पॉइंट जैसे बताया कि परमाणविक कक्षक शंकरण में भाग लेते हैं, ना कि उनके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन। चौथा पॉइंट, शंकरण में परमाणवीय कक्षक शंकरण में परमाणवीय कक्षक भाग लेते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन, ना कि इलेक्ट्रॉन। यह परमाणवीय कक्षक खाली अर्धपूरित हो सकते हैं। ठीक है, खाली भी हो सकते हैं, खाली भी भाग ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होगा कि दूसरा जो परमाणविक कक्षक है उसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और वहां पर भी बनते हैं निर्माण हो सकता है। ये एग्जांपल जब हम करेंगे शंकरण के, जब आपको ज्यादा अच्छे से नियम समझ में आएंगे। अभी हो सकता है आपको ये ढंग से समझ में ना आ रहे हो, पर आगे ये क्लियर हो जाएंगे। पांचवा पॉइंट है जो कि कहता है शंकर कक्षक की या फिर समृद्ध कक्षक की एक पाली बड़ी तथा दूसरी पाली छोटी हो सकती है, छोटी होती है। बड़ी पाली इलेक्ट्रॉन का घनत्व प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये चीज आपने कहीं देखी होगी, प्रीवियस ईयर में भी 12th में आपने शंकरण टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो वहां पर भी एक पाली छोटी एक पाली बड़ी, इस तरह से आपने ये चीज ये देखा होगा। इस तरह का यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया,
तो ये जो बड़ी वाली है इसमें हम कह लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है, जबकि जो छोटी वाली है दोनों साइड से दिख रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या तो है नहीं या फिर ना के बराबर है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो छोटी वाली है उनको दिखाया ही नहीं जाता, उनको छोड़ दिया जाता है, बस बड़ी वाली वाले हिस्से को ही कक्षक को ही हम प्रदर्शित कर देते हैं ऑर्डर डायग्राम में। ठीक है, तो ये चीज आपको ड्रॉ नहीं करनी है, बस आप ये दोनों पॉइंट लिखें। इस तरह से आपके 5 पॉइंट यहाँ पर हो गए हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि आकृति किस प्रकार की होती है शंकर कक्षक की। अगला पॉइंट है देखिए, जो शंकर कक्षकों का या फिर शंकरित कक्षकों का निर्माण होता है दो परम आणविक कक्षकों के परस्पर मेल से मिश्रण से, तो ये जो शंकरित कक्षक है, ये शंकरित कक्षक एक दूसरे के समान आकृति रखते हैं, पर त्रिविम आकाश में यह अलग अलग आकृति के दिखाई देते हैं। ठीक है, दिखाई देने के पीछे और बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि किसी भी कारण से अलग प्रदर्शित हो सकते हैं, पर उनकी आकृति जो होती है एक्चुअल में एक जैसे ही होती है। तो ये हो गया आपका छठा पॉइंट, अधिकांश अधिकांश शंकरित कक्षक समान आकृति के होते हैं, लेकिन त्रिविम आकाश में भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। ठीक है, तो दिखाई देने के पीछे भी कुछ भी कारण हो सकता है, अलग अलग प्रदर्शन, इनका जो अभिविन्यास है, ठीक है, सेंटेंस फ्रॉम द टीचर का अभिविन्यास भिन्न भिन्न होता है। होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट जिसकी
कोई एक संकरण निश्चित नहीं होता, संकरण निर्भर करता है किसी भी परमाणु के साथ जुड़े हुए कौन कौन से परमाणु हैं, कितने बॉन्ड वो परमाणु बना रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने आपको इसका बताया था कि जैसे कार्बन है, अगर ये मीथेन में है या फिर ठीक है, ये तीन जो एग्जांपल है, ये तीनों में जो है केंद्र परमाणु में कार्बन, फिर भी यहाँ पर तीनों का ही संकरण अलग है। क्यों? क्योंकि ये निर्भर कर रहा है कि इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, किस प्रकार का यहाँ पर बंध का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट वाला एग्जांपल लूँ तो आप आसानी से बता देंगे कि इसका जो संकरण है वो आएगा sp3, जबकि जो दूसरा एग्जांपल है उसका संकलन आ जाएगा, कितना आएगा, इसका आ जाएगा sp, और जो तीसरा एग्जांपल है उसका संकलन लिख लिया आएगा sp2। ठीक है, तो sp2 यहाँ पर संकलन हो गया, तीनों ही कार्बन है फिर भी संकलन तीनों के अलग अलग है। तो अलग अलग संकलन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर तीनों कार्बन एक जैसे होने के बाद भी उनके साथ जुड़े हुए परमाणुओं की संख्या अलग अलग है, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर बंध बन रहे हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना था, यहाँ पर सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड भी बन गया, यहाँ पर भी पाई बन गया सिग्मा के साथ। ठीक है, तो इस कारण से कह सकते हैं कि तीनों ही स्थिति में संकरण अलग अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पर कार्बन यानी केंद्रीय परमाणु जिसका हम संकरण निकाल रहे हैं उससे जुड़े हुए परमाणु अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, उनकी संख्या अलग है या फिर किन बंधों के द्वारा वह बने हुए हैं वह अलग है। तो इस कारण से संकरण निर्भर करता है कि कोई भी परमाणु जो है वह कैसे रासायनिक वातावरण से जुड़ा हुआ है, यानी रासायनिक वातावरण किसी भी परमाणु का निश्चित करता है कि उसका संकरण क्या होगा। ठीक है, तो 7 पॉइंट है ये, इसको भी नोट कर लें। किसी भी परमाणु के लिए कोई संकरण निर्धारित नहीं होता है, निर्धारित नहीं होता है संकरण परमाणु के रासायनिक वातावरण से प्रभावित होता है। प्रभावित होता है। ठीक है, प्रभावित क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए कि अगर किसी भी केंद्र परमाणु के साथ किस प्रकार के दूसरे परमाणु जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल बताया था कार्बन जो कि मीथेन के रूप में है, इथीन के इथाइन के रूप में जो मौजूद है, जैसे कि हो गए CH4, C2H4 और C2H2। ठीक है, यहाँ पर तीनों में भी ये जो केंद्र परमाणु है, यहाँ कार्बन का संकरण क्रमशः क्या संकरण है? फर्स्ट वाले केस में आ गया sp3 sp2 sp, जो कि
निर्भर कर रहा है कि इसके साथ किस प्रकार के परमाणु जुड़े हुए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया दोबारा से इसको बता देती हूँ। देखिए जो मीथेन है इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। आप एक इजी फॉर्मूला से शंकरन कैसे बताते हैं कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड में जो है हमने सिग्मा बॉन्ड गिन लिए हैं, टोटल कितने हैं 4। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका मतलब ये हो गया sp3। ऐसे तो निकालते हैं आप, तो यहाँ पर हो गया sp3। इसी तरह से सेकंड वाला देखें, ये हाइड्रोजन जुड़ गए हैं, कार्बन के साथ एक कार्बन और जुड़ा हुआ है जो कि एक सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड बनाता है। हमें पता है जो डबल बॉन्ड होते हैं उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है दूसरा पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर कुल सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई 3। तो एक कार्बन का शंकरन कितना आ गया sp2। 3 है तो ये हो जाएगा sp2। इसी प्रकार से जो अगला है C, ट्रिपल बॉन्ड C, H और ये H। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड, दो होते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर शंकरन कितना आएगा, आपको नजर आ रहा होगा कि एक जो कार्बन है वो 2 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण यहाँ पर कर रहा है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर शंकरन हो जाएगा H। ठीक है, तो सिग्मा सिग्मा पाई पाई और 2 आ गया यहाँ पर, तो 2 के लिए हो गया ये sp। ठीक है, तो कार्बन तो तीनों ही एग्जांपल में सेम है, कार्बन ही आ गए, पर यहाँ पर रासायनिक वातावरण अलग होने की वजह से तीनों ही केसेस में शंकरन अलग अलग हो गया। ठीक है, तो ये है कुछ एग्जांपल। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं नाइट्रोजन से जुड़े हुए या किसी और भी तत्वों से जुड़े हुए, कोई जरूरी नहीं है हम कार्बन का ही एग्जांपल लें। तो इसको आप नोट करें और जिनको ये समझ में कम आया है कि ये कैसे हुआ या हम भूल जाएंगे, तो जो साइड में आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था उसे नियम के साइड में एक तरफ कोने पे आप लिख सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, और जिनको समझ में आ गया वो नियम के साथ उसको चाहे ना। ठीक है, अब एक चीज और इसके साथ इसी पॉइंट से जुड़ी हुई, जैसे कि मैंने बताया कि जब हम शंकरन ज्ञात कर रहे हैं किसी भी अणु के लिए, तो उस अणु से जुड़े हुए हम देख रहे हैं कितने सिग्मा बंध हैं। यानी शंकरन में केवल हम सिग्मा बंधों को देखते हैं, पाई बंध तो हमने देखे ही नहीं, क्योंकि पाई बंध का शंकरन में कोई काम नहीं होता। शंकरन में हम पाई बंधों को अंत में बनाते हैं और अंत में इसको छोड़ भी देते हैं। ठीक है, तो जो शंकरन है उसमें केवल सिग्मा बंध देखा जाता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप साथ में नोट करें। अगले पॉइंट को हम आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट ये कहता है, आठवां पॉइंट, कि अगर हमें किसी भी अणु के लिए शंकरन ज्ञात है तो हम उस अणु से जुड़े हुए किस तरह की इसकी ज्यामिति है, क्या उस बंध कोण में वह अणु मौजूद होगा, उसके सारे के सारे जो बॉन्ड है उसके बीच में क्या बंध कोण होगा, वह हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर शंकरन के लिए एक ज्यामिति निश्चित होती है और हर ज्यामिति जो निश्चित ज्यामिति है उसके लिए कोई बंध कोण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज तो ये हो गई। दूसरा कि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है, यानी बंध कोण की हम बात कर रहे हैं, उसका
प्रभाव, उस पर भी एक प्रभाव पड़ता है कि अगर कक्षक में लोन पेयर मौजूद है, यानी दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स या फिर बॉन्ड पेयर की बात करें, बॉन्ड पेयर या फिर लोन पेयर जो है, उनके मध्य भी प्रतिकर्षण होता है। सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है दो लोन पेयर के बीच में, ठीक है। उससे कम होता है एक लोन पेयर हो और दूसरा बॉन्ड पेयर हो, और सबसे कम प्रतिकर्षण होता है बॉन्ड पेयर के बीच में, ठीक है। तो अगर कक्षक में बॉन्ड पेयर मौजूद है, यानी किसी अणु के साथ बॉन्ड पेयर है, तो वहां पर सबसे कम प्रतिकर्षण होगा। और इस वाले केस में जो बॉन्ड एंगल है, यानी बंध कोण है, वह वही बंध कोण होगा जो कि उस संकरण के लिए, उस ज्यामिति के लिए दिया गया है। लेकिन अगर उस अणु में एक लोन पेयर आ जाता है, तो प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण जो होना चाहिए उससे थोड़ा अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिकर्षण आ जाएगा। प्रतिकर्षण की वजह से बंध कोण का जो मान है उसमें भी परिवर्तन आता है। ये भी चीज आपने थोड़ा बहुत देखी होगी, अगर नहीं पता है तो जैसे से हम एग्जांपल करेंगे आपको पता लग जाएगा कि जो बॉन्ड एंगल है वो कैसे बदल जाता है अगर यहाँ पर कोई रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट ये कहता है कि संकरण के प्रकार से किसी भी अणु की ज्यामिति, संकरण के प्रकार से, जो कि है आठवां पॉइंट, संकरण के प्रकार से किसी भी अणु की ज्यामिति तथा बंध कोण बताया जा सकता है, बंध कोण ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी अणु का संकरण पता लग जाता है तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि उस संकरण से जुड़ा हुआ अणु जो है उसकी ज्यामिति क्या निकलेगी। और अगर हमें ज्यामिति पता है तो हम बंध कोण भी उस जो अणु है उसके संकरित कक्षकों में बता सकते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण देखें तो जैसे मैंने आपको बताया उदाहरण sp संकरण के लिए ज्यामिति तथा बंध कोण क्या होता है, ज्यामिति होती है रेखीय तथा 180 डिग्री का यहाँ पर बंध कोण होता है। तो sp संकरण के लिए ज्यामिति तथा बंध कोण का मान क्रमशः रेखीय